सावन का महीना था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव अमरपुरा में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी। गांव के कच्चे रास्ते कीचड़ में बदल चुके थे और खेतों में पानी भर जाने के कारण किसानों का काम लगभग रुक गया था। गांव के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में माधव, उसकी पत्नी रेखा और उसकी बूढ़ी माँ जमुना रहते थे। सुबह का समय था। बारिश थोड़ी धीमी हुई तो माधव कंधे पर फावड़ा रखकर खेत की ओर निकलने लगा। इतनी बारिश में आज फिर खेत पर जाने की जरूरत है क्या? जरूरत तो है रेखा। खेत को ऐसे ही छोड़ दूंगा तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची है वो भी खत्म हो जाएगी। बेटा, कल से लगातार भीग रहा है। शरीर भी कोई लोहे का नहीं है। माँ, शरीर लोहे का नहीं है, लेकिन पेट की मजबूरी आदमी को पत्थर जैसा बना देती है। तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो। भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेगा। भगवान रास्ता दिखा दे तो मैं चलने को तैयार हूं, बस अभी तक रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। माधव अपनी माँ और पत्नी की तरफ देखकर कुछ पल चुप रहा। फिर वह खेत की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे बारिश की बूंदें मिट्टी पर गिरती रहीं। खेत गांव से थोड़ी दूर था। वहां पहुंचकर माधव ने देखा कि उसकी बाजरे की फसल का बड़ा हिस्सा पानी में झुक चुका था। हे भगवान, इतनी मेहनत से बीज डाले थे, अब सब मिट्टी में मिल जाएगा। वह पानी की निकासी के लिए खेत के एक किनारे मिट्टी हटाने लगा। कुछ देर बाद उसका पड़ोसी हीरा वहां आ गया। माधव, तू अभी भी लगा हुआ है? जब तक हाथ चल रहे हैं काम करता रहूंगा। मेरे खेत की हालत भी यही है। सोच रहा हूँ शहर चला जाऊं। यहाँ खेती में अब कुछ रखा नहीं। शहर जाकर क्या करेगा? जो मिलेगा वही करूँगा। मजदूरी करूँगा, बोझ उठाऊँगा, दुकान पर काम करूँगा, लेकिन कम से कम रोज की कमाई तो होगी। रोज की कमाई ठीक है, लेकिन अपना खेत छोड़ना भी आसान नहीं। पेट के आगे जमीन भी छोटी पड़ जाती है भाई। हीरा अपना फावड़ा जमीन पर रखकर कुछ देर माधव के पास बैठ गया। दोनों बारिश से भरे खेत को देखते रहे। तभी दूर गांव की तरफ से एक घोड़ा गाड़ी आती दिखाई दी। इस मौसम में कौन आ रहा है? पता नहीं। घोड़ा गाड़ी खेत के पास से गुजरते हुए थोड़ी दूर जाकर रुक गई। उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। उसके साथ करीब 20-22 साल का एक युवक था। दोनों साधारण लेकिन अच्छे कपड़े पहने हुए थे। अधेड़ आदमी ने चारों तरफ देखा और माधव की ओर बढ़ा। भाई साहब, अमरपुरा गांव का पुराना तालाब किस तरफ है? इस रास्ते से सीधे जाइए। बरगद का बड़ा पेड़ आएगा, उसके बाद दाईं तरफ जो पगडंडी है वही तालाब तक जाती है। बहुत धन्यवाद। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, जन्म से। खेती करते हैं? कोशिश करता हूं। खेती इस समय हमें करती है या हम खेती को, समझ नहीं आता। बात तो सही कही आपने। दोनों आदमी आगे बढ़ गए। हीरा उन्हें जाते हुए देखता रहा। ये लोग गांव में नए लग रहे हैं। होंगे कोई मुसाफिर। नहीं, मुझे लगता है कोई बड़ा आदमी है। कपड़ों से तो ऐसा ही लग रहा था। बड़ा हो या छोटा, हमें क्या लेना देना। चल काम कर। दोपहर तक बारिश फिर तेज हो गई। माधव ने खेत का काम रोक दिया। उसने फावड़ा कंधे पर रखा और गांव की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसे वही घोड़ा गाड़ी दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके पास गांव का चौकीदार खड़ा था। माधव, जरा इधर आ। क्या हुआ काका? पंचायत के पुराने गोदाम के पास जो खाली हवेली है ना, उसमें कुछ लोग आए हैं। लगता है शहर से कोई परिवार यहाँ रहने आया है। अच्छा? हाँ, सुना है हवेली अब किसी नए मालिक ने खरीदी है। हमें क्या करना? कुछ नहीं, बस इतना याद रखना कि गांव में नया आदमी आए तो पहचान बना लेना, कभी काम आ सकता है। मेरी किस्मत में तो आजकल सिर्फ बारिश और कर्ज है काका। किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती बेटा।
माधव ने चौकीदार की बात सुनी और चुपचाप घर की तरफ चल दिया। शाम होते होते बारिश कुछ कम हुई। माधव जब घर पहुंचा तो रेखा चूल्हे के पास बैठी थी और जमुना खाट पर बैठी थी। आ गए। हाँ, खाना लगा दूं? पहले माँ को दवा दे दी। मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, तू पहले अपने कपड़े बदल। माँ, तुम्हारी खांसी कल से बढ़ी हुई है। उम्र हो गई है, 2 दिन खांसने से बूढ़ी नहीं मरती। माँ जी, आप भी ना दवा समय पर ले लिया कीजिए। तू तो मेरी बहू कम और डॉक्टर ज्यादा बन गई है। तीनों हल्का सा हंस पड़े। गरीबी के बीच उनके घर में दौलत नहीं थी, लेकिन आपसी अपनापन बहुत था। मगर उस दिन खाने की थाली में सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ी सी नमक मिर्च थी। रेखा ने दोनों रोटियां माधव के सामने रख दी। तुम दोनों क्या खाओगी? मैंने खा लिया है। झूठ मत बोल। बेटा तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। माँ, भूख उम्र देखकर नहीं आती। घर में अनाज खत्म हो गया है। कल मैं पड़ोस की कमली बहन के यहाँ काम पूछने जाऊंगी। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। फिर घर कैसे चलेगा? मैं देख लूंगा। तुम अकेले कब तक सब देखोगे? जब तक सांस है। तुम दोनों मेरी वजह से परेशान हो रहे हो। माँ, ऐसी बात दोबारा मत कहना। आप हमारे लिए बोझ नहीं हो। रात हो गई थी। तीनों खाट पर बैठे थे। उसी समय गांव की तरफ से लोगों की आवाज सुनाई दी। इतनी रात में गांव वाले कहाँ जा रहे हैं? शायद पंचायत में कोई ऐलान होगा। माधव बाहर निकला। बारिश में गांव के कुछ लोग पंचायत भवन की ओर जाते दिखाई दिए। माधव भी उनके पीछे चल पड़ा। पंचायत भवन के सामने गांव का सरपंच देवराज खड़ा था। उसके साथ वही अधेड़ आदमी भी था जिसे माधव ने दोपहर में देखा था। सुनो गांव वालों, आज से हमारे गांव में एक नया परिवार रहने आया है। कौन है ये? ये है विष्णुदास जी। इन्होंने गांव के बाहर वाली पुरानी हवेली खरीदी है। नमस्कार भाइयों, मैं यहाँ कुछ समय के लिए रहने आया हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ अपनी संपत्ति देखना नहीं है, मैं गांव को समझना चाहता हूँ और यहाँ के लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। इतने बड़े आदमी को हमारे गांव से क्या काम? जो भी हो, हमें क्या। माधव पीछे खड़ा सब सुन रहा था। तभी विष्णुदास की नजर उस पर पड़ी। अरे, आप वही है ना जिन्होंने मुझे तालाब का रास्ता बताया था? जी। आपका नाम? माधव। आप खेती करते हैं? जी। कल सुबह मेरे पास आइएगा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे? हाँ, आपसे ही। माधव, तुम्हें सुबह से खेत का काम करना है। इन बड़े लोगों के चक्कर में पड़कर अपना काम मत बिगाड़ना। सरपंच जी, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। अच्छा है, गरीब आदमी को अपने काम से मतलब रखना चाहिए। माधव ने सरपंच की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रास्ते में हीरा उसके पास आ गया। क्या बात है? उस आदमी ने तुझे सुबह बुलाया है? हाँ। जरूर कोई बड़ा काम होगा। पता नहीं। तू भाग्यशाली है भाई, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। पहले पता तो चले कि बात क्या है। दोनों अपने अपने घर चले गए। रात काफी हो चुकी थी। रेखा ने माधव से सारी बात पूछी। आप सुबह उनके पास जरूर जाइएगा, लेकिन सावधान रहिएगा। क्यों? पता नहीं, गांव में अचानक कोई बड़ा आदमी आए और तुम्हें अलग से बुलाए तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। हर बात में डरने की जरूरत नहीं। विष्णुदास नाम बताया? हाँ माँ। तुम उसके पास मत जाना। क्यों? बस मत जाना। माँ जी, आपको क्या पता है? कुछ नहीं,
मैंने ऐसे ही कह दिया। माँ, आपने उसका नाम सुनते ही इतना डर क्यों दिखाया? उम्र हो गई है बेटा, कभी कभी दिमाग पुरानी बातें याद करने लगता है। कौन सी पुरानी बातें? मैंने कहा ना, कुछ नहीं। माधव अपनी माँ को देखता रहा। उसे पहली बार लगा कि उसकी माँ उससे कोई बात छिपा रही है, लेकिन उसने उस समय ज्यादा सवाल नहीं किए। अगली सुबह आसमान में बादल थे, लेकिन बारिश रुक चुकी थी। माधव जल्दी उठकर खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी बाहर से आवाज आई। माधव भाई। माधव बाहर आया। वो विष्णुदास का वही युवक था जो कल उसके साथ आया था। आप? मेरा नाम अर्जुन है। पिताजी ने आपको हवेली बुलाया है। अभी? हाँ, जरूरी काम है। अच्छा, मैं आता हूं। माधव अंदर जाकर रेखा और जमुना को बताने लगा। माँ, मैं हवेली जा रहा हूं। जमुना ये सुनकर डर जाती है। माँ जी। माधव, मत जाना। माँ, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं। कल भी आपने यही कहा, आज फिर वही बात। आखिर विष्णुदास से आपको क्या परेशानी है? बेटा, कुछ बातें समय आने पर ही बताई जाती हैं। लेकिन मैं अब बच्चा नहीं हूं। मुझे पता है। फिर मुझे सच क्यों नहीं बताती? क्योंकि मुझे डर है कि सच जानने के बाद तू मुझे अपनी माँ नहीं मानेगा। माधव कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। रेखा भी हैरान होकर जमुना को देखने लगी। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अभी कुछ मत पूछो बहू। माँ, आपने मुझे पाला है। मेरे लिए आपसे बड़ा कोई नहीं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं आपको अपनी माँ ही मानूंगा। भगवान करे बेटा, मेरी बात सच हो। माधव हवेली की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि हवेली में होने वाली एक मुलाकात उसके पूरे जीवन को बदलने वाली थी। उधर जमुना दरवाजे पर खड़ी माधव को दूर जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इतने साल बाद वो आदमी वापस क्यों आया? कौन आदमी? जमुना तुरंत चुप हो गई। माँ जी, आपने किसके बारे में कहा? कुछ नहीं बहू, तू अंदर चल। रेखा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में भी सवाल उठ चुका था। माधव हवेली के पास पहुंचा। पुरानी हवेली के बाहर मजदूर सफाई कर रहे थे। अर्जुन ने उसे अंदर बुलाया। आइए माधव भाई, पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। माधव अंदर गया। विष्णुदास एक बड़े कमरे में पुराने कागज देख रहा था। आ गए माधव। जी। बैठो। माधव विष्णुदास के पास बैठ गया। विष्णुदास ने कुछ देर उसे ध्यान से देखा। फिर उसने मेज की दराज खोली और उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर को देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या हुआ? माधव, तुम्हारी माँ का नाम जमुना है ना? जी। विष्णुदास ने तस्वीर माधव की तरफ बढ़ा दी। तो फिर शायद आज मुझे अपने अतीत का सबसे बड़ा जवाब मिल गया है। माधव ने तस्वीर हाथ में ली। उसमें एक जवान आदमी, एक छोटी बच्ची और एक नवजात बच्चे की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे कुछ शब्द लिखे थे। माधव उन्हें पढ़ने ही वाला था कि अचानक बाहर से किसी के दौड़ कर आने की आवाज सुनाई दी। पिताजी, बाहर सरपंच जी आए हैं। माधव, ये बात अभी किसी को मत बताना। लेकिन इसमें है क्या? जो कुछ है उसका जवाब मैं तुम्हें जल्द दूंगा। माधव के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। बाहर सरपंच देवराज की आवाज गूंज रही थी। विष्णुदास जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। विष्णुदास ने माधव की ओर देखा। माधव, अभी तुम पीछे वाले दरवाजे से बाहर चले जाओ। लेकिन क्यों?
क्योंकि अगर देवराज ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत सी पुरानी बातें समय से पहले सामने आ जाएंगी। माधव कुछ समझ नहीं पाया। वह पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ गया, लेकिन जाने से पहले उसने एक बार पलटकर विष्णुदास को देखा। विष्णुदास के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। माधव हवेली से बाहर निकल गया। उधर गांव की दूसरी तरफ जमुना अकेली झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी कपड़े की पोटली थी। उसने पोटली खोली। अंदर वही तरह की एक पुरानी तस्वीर थी। जमुना तस्वीर को देखते हुए फूट फूट कर रोने लगी। मैंने जो किया था वो मजबूरी थी, लेकिन अब इतने साल बाद मेरा अतीत मेरे बेटे के सामने क्यों लौट रहा है? उस दिन अमरपुरा गांव में बारिश तो रुक गई थी, लेकिन कई पुराने राज फिर से जाग चुके थे। माधव के हाथ लगी तस्वीर, जमुना का छिपा हुआ अतीत और हवेली में आया विष्णुदास, इन तीनों का रिश्ता क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, माधव आखिर किस परिवार से जुड़ा था? इन सवालों के जवाब अभी बाकी थे। माधव हवेली से निकलकर सीधे अपने खेत की ओर चला गया। उसके कदम खेत की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसके मन में बार बार अपनी माँ जमुना की कही बात गूंज रही थी। सच जानने के बाद तू मुझे अपनी माँ नहीं मानेगा। माधव के लिए यह बात किसी पहेली से कम नहीं थी। वह खेत की मेड़ पर पहुंचकर रुक गया। आखिर माँ मुझसे क्या छिपा रही हैं? और विष्णुदास जी के पास मेरी जैसी तस्वीर क्यों थी? तभी पीछे से हीरा की आवाज आई। अरे माधव, आज काम शुरू नहीं किया? हाँ, अभी करता हूं। हीरा ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। क्या हुआ? आज तू बहुत परेशान लग रहा है। कल मैं हवेली गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? विष्णुदास जी ने मुझसे मेरी माँ का नाम पूछा। फिर उन्होंने एक पुरानी तस्वीर दिखाई। उसमें एक आदमी, एक छोटी बच्ची और एक छोटा बच्चा था। फिर? इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, अर्जुन ने बताया कि सरपंच आ गया है। विष्णुदास जी ने मुझे पीछे के रास्ते से बाहर भेज दिया। मामला सच में गड़बड़ है। अपनी माँ से दोबारा पूछ चुका हूं, लेकिन माँ कुछ बताना ही नहीं चाहती। भाई, झूठ के साथ जीने से अच्छा है सच के साथ मुश्किल में रहना। माधव ने हीरा की बात सुनी, लेकिन उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। दोनों खेत में काम करने लगे। उधर हवेली में विष्णुदास और सरपंच देवराज सोफे पे बैठे थे। विष्णुदास जी, गांव में आपका स्वागत है। बस एक सलाह है, पुराने मामलों में ज्यादा दखल देना ठीक नहीं होता। आप पुराने मामलों की बात क्यों कर रहे हैं? बस आपको सावधान कर रहा हूं। और हां, माधव से थोड़ा दूर रहिएगा। विष्णुदास ने उसकी तरफ गंभीरता से देखा। माधव से क्यों? वो गरीब आदमी है। ऐसे लोगों से बड़े लोगों को ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इंसान की कीमत उसकी जमीन या पैसे से नहीं होती। देवराज हल्की मुस्कान के साथ वहां से चला गया। उसके जाते ही अर्जुन अंदर आया। पिताजी, क्या आपने माधव को पहचान लिया? विष्णुदास कुछ पल चुप रहा। चेहरा बदल गया है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही है। क्या वो वही बच्चा है? मुझे पूरा यकीन है, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक तस्वीर है। मुझे बाकी सबूत चाहिए। और अगर सरपंच को पता चल गया? तब हमें उससे पहले सच तक पहुंचना होगा। शाम होते होते माधव खेत में अकेला बैठ गया। अचानक उसके मन में बचपन की एक धुंधली याद आई। एक बड़ा आंगन, एक आदमी उसे कंधे पर बैठाए हुए और एक छोटी लड़की उसके हाथ में लकड़ी का खिलौना दे रही थी। माधव ने आंखें खोल दी। ये याद मुझे क्यों आ रही है? वह तुरंत घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि जमुना एक पुराना संदूक खोलकर बैठी थी।
माधव को देखते ही उसने संदूक बंद कर दिया। माँ, उसमें क्या है? कुछ पुराने कपड़े हैं। मुझे दिखाओ। मैंने कहा ना, कुछ नहीं है। माँ, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। रेखा भी वहां आ गई। माँ जी, अगर कोई बात है तो बता दीजिए। जमुना की आंखों में आंसू आ गए। आखिर उसने संदूक खोल दिया। अंदर पुराने कपड़ों और कागजों के बीच एक छोटी सी चांदी की पायल रखी थी। माधव ने पायल उठाई। ये किसकी है? पेरी, मेरी? जब तू छोटा था तब ये तेरे पास थी। माधव ने पायल पर बना छोटा निशान देखा। ये निशान क्या है? जमुना ने तुरंत पायल उसके हाथ से ले ली। इसे रख दे बेटा। क्यों? मुझे सच क्यों नहीं बताती? जमुना कुछ नहीं बोली। माधव दुखी होकर बाहर चला गया। रात को खाना खाते समय भी जमुना चुप रही। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माधव ने दरवाजा खोला। बाहर अर्जुन खड़ा था। माधव भाई, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मेरे साथ चलिए। दोनों थोड़ी दूर जाकर रुक गए। मेरे पिताजी को लगता है कि आपका संबंध उनके परिवार से है। मेरा? हाँ, मैंने बचपन से अपने पिता के पास एक बच्चे की तस्वीर देखी है। उस तस्वीर का चेहरा आपसे मिलता है। माधव स्तब्ध रह गया। लेकिन मेरी माँ जमुना है। हो सकता है आपके बचपन की कहानी वैसी ना हो जैसी आपको बताई गई है। इसके बाद विष्णुदास ने माधव को हवेली के अंदर बुलाया। माधव, तुम्हें अपने बचपन की कोई बात याद है? एक छोटी लड़की याद आती है। वो मुझे लकड़ी का घोड़ा देती थी। विष्णुदास की आंखें नम हो गई। वो मेरी बेटी थी। माधव के चेहरे पर हैरानी छा गई। तो मैं कौन हूँ? तुम मेरे बेटे हो सकते हो, लेकिन जब तक पूरा सबूत नहीं मिलता, मैं निश्चित होकर कुछ नहीं कह सकता। माधव की आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ के बारे में सच बताइए। विष्णुदास कुछ देर चुप रहा। अभी नहीं, सही समय आने पर सब बताऊंगा। माधव वहां से घर लौट आया। घर के अंदर जमुना रेखा से बात कर रही थी। मैंने माधव को जन्म नहीं दिया था। रेखा स्तब्ध रह गई। फिर वो बच्चा आपको मिला कैसे? यही वो राज है जिसे मैं इतने सालों से छिपाती आई हूं, लेकिन मैंने उसे कभी पराया नहीं माना। तभी माधव ने उनकी बात सुन ली। माँ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। जमुना की आंखों से आंसू बहने लगे। तू मेरा जन्मा हुआ बेटा नहीं है, लेकिन मेरे लिए तू हमेशा मेरा बेटा रहा है। फिर मैं कौन हूँ? जमुना ने कांपते हुए कहा। शायद अब तुझे अपने असली पिता से पूछना चाहिए। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात वह सो नहीं पाया। उधर जमुना ने संदूक से एक पुराना कागज निकाला। उसे देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अब ये राज ज्यादा दिन नहीं छिपेगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जमुना, दरवाजा खोल। जमुना डर गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे पता चल गया है कि विष्णुदास ने माधव से क्या बात की है। अगर तूने अपना मुंह खोला तो सिर्फ तू नहीं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। जमुना ने दरवाजा नहीं खोला। उसके हाथ में पकड़ा पुराना कागज कांप रहा था। अब उसे समझ आ चुका था कि माधव के अतीत का राज सिर्फ एक परिवार का नहीं था। उस राज में सरपंच देवराज भी शामिल था। आप इतने परेशान क्यों हैं? माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया, और शायद विष्णुदास जी मेरे असली पिता है। तो हमें सच पता करना होगा। हाँ, आज मैं अपने अतीत का हर जवाब ढूंढूंगा। माधव हीरा के पास पहुंचा। मुझे अपने बचपन के बारे में पता लगाना है। काशीनाथ बाबा को 20 साल पुराने मेले की बातें याद है। शायद उन्हें कुछ पता हो। दोनों बाबा के पास पहुंचे। बाबा,
आपको 20 साल पहले का मेला याद है? हाँ, उस मेले में एक बच्चा खो गया था। उसके पिता उसे ढूंढ रहे थे। कौन थे उसके पिता? विष्णुदास। बच्चे की कोई पहचान? उसके पैर में चांदी की छोटी पायल थी। माधव ने अपनी पायल दिखाई। बिल्कुल ऐसी ही थी। फिर वो बच्चा कहाँ गया? पता नहीं। उसी दिन जमुना नाम की एक औरत भी गायब हुई थी। माधव और हीरा एक दूसरे को देखने लगे। उधर देवराज को माधव की पूछताछ की खबर मिल गई। रघु, उसे पुराने रिकॉर्ड तक मत पहुंचने देना। रिकॉर्ड तो अलमारी में बंद है। उसकी चाबी मेरे पास है। पंचायत भवन में माधव और हीरा रिकॉर्ड खोज रहे थे। तभी रघु आ गया। यहाँ क्या कर रहे हो? पुराने रिकॉर्ड देखने आए हैं। यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, बाहर निकलो। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? रघु चला गया। कुछ बड़ा छिपाया जा रहा है। और अब मैं उसे सामने लाकर रहूंगा। शाम को माधव ने जमुना से सवाल किया। उसी दिन विष्णुदास जी का बेटा खोया था और आप भी गायब हुई थी। क्या आपने मुझे वहीं से अपने पास लाया था? हाँ बेटा, लेकिन क्यों? मैं अकेली थी। तुझे देखा तो लगा भगवान ने मुझे बेटा दिया है। फिर मुझे परिवार के पास क्यों नहीं पहुंचाया? क्योंकि मुझे तुझे किसी ने सौंपा था। किसने? मैं उसका नाम नहीं ले सकती। वो हमें बर्बाद कर देगा। कौन है वो? वही जो आज पूरे गांव पर राज करता है। सरपंच देवराज? जमुना चुप रही। उसकी खामोशी ही जवाब थी। रात में माधव और रेखा हवेली पहुंचे। मैं वही बच्चा हूं जो उस मेले में आपसे बिछड़ा था। मुझे आपसे किसने अलग किया? बेटा, मुझे पूरा सच नहीं पता, लेकिन उस समय देवराज मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी था। तभी देवराज वहां आ गया। लगता है आज पुराने रिश्तों की बातें हो रही हैं। क्या आपने मुझे मेरे पिता से अलग किया था? आरोप लगाना आसान है माधव, साबित करना मुश्किल। देवराज, अब बहुत हो चुका। अभी तो खेल शुरू हुआ है। देवराज चला गया। कल पंचायत की अलमारी खुलेगी। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसी रात रघु पंचायत भवन पहुंचा और अलमारी से रजिस्टर निकाला। आखिरी पन्ने पर नाम देखकर उसका चेहरा उड़ गया। ये नाम अभी तक यहाँ कैसे बचा रह गया? अगली सुबह माधव, रेखा और हीरा पंचायत भवन पहुंचे। रघु उन्हें रोककर चला गया। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो रोक क्यों रहे हो? तीनों चौकीदार हरिया के पास पहुंचे। काका, अलमारी की चाबी चाहिए। उसमें 20 साल पुराने मेले के कागज हैं। हरिया ने चाबी दी। अलमारी खुली। अंदर मेले की फाइल मिली। उसमें गुमशुदा बच्चे, चांदी की पायल और उसके पिता का नाम था। अगले पन्ने पर जमुना का नाम भी था। माधव, यहाँ जमुना माँ का नाम है। एक जरूरी पन्ना गायब था। सबसे जरूरी पन्ना गायब है। शाम को वे काशीनाथ बाबा के पास पहुंचे। गायब पन्ने में किसका जिक्र था? देवराज का साथी शंभू। वो देवगढ़ में रहता है। तो हम देवगढ़ जाएंगे। रात को शंभू का नाम सुनते ही जमुना डर गई। माँ, आप उसे जानती हैं? उससे दूर रहना बेटा। क्यों? उसी ने मुझे मेले से दूर किया था, देवराज के कहने पर। और मुझे अपने पास क्यों रखा? शुरुआत में डर था, बाद में तू ही मेरी पूरी दुनिया बन गया। अब शंभू से सच जानना होगा। अगले दिन देवगढ़ में शंभू ने माधव को पहचान लिया। अपने बचपन का सच जानने आया हूँ। देवराज ने तुम्हें मेले से दूर करवाया था और जमुना को भी डराया था। शंभू ने आधा फटा कागज दिया। यही तो गायब पन्ना है। एक और सबूत चाहिए। पुराने हिसाब की किताब। कहाँ है? विष्णुदास की हवेली के नीचे बंद कमरे में। उसमें देवराज के गलत कामों का हिसाब है।
अब मैं उस कमरे तक जरूर पहुंचूंगा। लेकिन देवराज को सब पता चल चुका था। वह माधव से पहले उस कमरे तक पहुंचने की तैयारी कर चुका था। माधव, रेखा और हीरा हवेली पहुंचे। उन्हें पुरानी हिसाब की किताब खोजनी थी। इसमें देवराज के हस्ताक्षर हैं। पिताजी को उसकी चोरी का पता चल गया था। तभी देवराज और रघु वहां पहुंचे। किताब मुझे दे दो। अब तुम्हारे राज नहीं छिपेंगे। तभी काशीनाथ, हरिया और ग्रामीण वहां पहुंच गए। किताब में अनाज, पैसों की गड़बड़ी और देवराज के हस्ताक्षर थे। शंभू भी आ गया। 20 साल पहले देवराज ने मुझे पैसे देकर माधव को मेले से दूर करवाया था। ये झूठ है। मेरे पास सबूत है। शंभू ने पुराना कागज दिखाया। अधिकारी और पुलिस पहुंच गए। सबूतों के आधार पर देवराज और रघु को हिरासत में ले लिया गया। शाम को माधव जमुना के पास पहुंचा। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे सच छिपाया। आपने जन्म नहीं दिया, लेकिन मां बनकर पाला है। मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं? जांच के बाद विष्णुदास पर लगे झूठे आरोप खत्म हुए। माधव ने हवेली बच्चों की पढ़ाई के लिए खोल दी। आपने हवेली पढ़ाई के लिए क्यों खोल दी? मैं नहीं चाहता किसी और बच्चे का भविष्य छिने। बरगद के नीचे माधव ने कहा, इंसान की असली पहचान धन से नहीं, उसके कर्मों से होती है। सच सामने आया और गांव ने सीखा, सच को कितना भी दबाया जाए, वह एक दिन जरूर सामने आता है।